राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग 2026 की पूर्वावलोकन जो सॉल्व कर रहे थे उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोगों ने सी सेक्शन स्टार्ट कर दिया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोगों ने कर लिए थे। अब दूसरा टॉपिक करने वाले हैं विदेशी विनिमय, एफडीआई तथा विदेशी ऋण। तो चलिए आज हम लोग इसकी 2 क्लासें लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासें ही ले पाएंगे इसकी। चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा व्याख्या नहीं दी गई, सब प्रश्न ही है, सब सीधा प्रश्न ही करते हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। नहीं, ये केंद्रीय बैंक द्वारा तो नहीं निर्धारित की जाती है, इसलिए आर तो गलत होगा, लेकिन ए सही होगा। इसलिए कथन डी सही होगा, ए सही और आर गलत। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। दूसरा गलत, बजाज विनिमय दर को प्रभावित करने का उद्देश्य से मौद्रिक अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करते। बजाज शक्तियां मांग एवं पूर्ति की ही अपने आप क्रियाशील रहती हैं। खुले बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और आपूर्ति द्वारा होती है, न कि केंद्रीय बैंक द्वारा। मतलब जो भी विदेशी मुद्रा की मांग है वे बाजार से होती है, मांग और आपूर्ति के कारण होती है, न कि केंद्रीय बैंक उसका निर्धारण करते हैं। तो ये स्टार लगा हुआ है, इसको करंट से देखना है, लेकिन एक बार हम लोग उसको चाहे देख लेते हैं। प्रश्न, आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारतीय रुपयों के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, इसका अर्थ है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994 में। अगला प्रश्न देखते हैं। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता को किस वर्ष से घोषित किया गया? तो ये अभी देखा था 1994 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया अभी देखा चालू खाते में अगस्त 1994 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रुपए को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते पर परिवर्तनीय बनाया गया? तो ये था चालू खाते में। अभी हम लोगों ने देखा था ये था चालू खाते में। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग जल्दी प्रश्न करते हैं क्योंकि 110-20 प्रश्न है, इसमें 120 ऐसे हम लोग आज 60 से 80 प्रश्न करेंगे, जितने भी हो सकेंगे 30 मिनट में। ये तो करंट से संबंधित। चलिए देखते हैं। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो ये की थी यूनियन बजट 1992-93 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों शायद इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यूनियन बजट 1992-93 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन संकट से निपटने हेतु संक्रमणकालीन उपायों के रूप में मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली LERMS की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है?
ये अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह बिल्कुल देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान बिल्कुल, इसलिए 1 और 2 दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चाहे तो हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ ही लेते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्राओं के रूप में एक मिनट रुकिए, हम लोग इसको पढ़ रहे थे, चलिए पढ़ते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं के रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता चालू खाते तथा पूंजी खाते पर से विदेशी पूंजी के भारत में जाने एवं भारत में जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन परिणाम स्वरूप भारत द्वारा रुपए की पूर्व परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी को अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 1994 से चालू खाते पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है, जबकि पूंजी खाते पर मार्च 1992 से ही आंशिक रूप से परिवर्तनीय हो गया था। आंशिक रूप से पूंजी खाते पर 1992 से ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है चालू खाते पर, पूर्णतः परिवर्तनीय चालू खाते पर, इसलिए मात्र एक सही होगा, और पूंजी खाते पर आंशिक रूप से है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता का अर्थ है, तो भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता का अर्थ है कि वित्तीय परिसंपत्तियों को व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपयों का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी से प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करता है? तो पूंजीगत लेखा की रचना करता है विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन, पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी ऋण है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है, पोर्टफोलियो भी है। जहां तक निजी प्रेषित धन नहीं है, तो 1, 2, 4 तो होगा। देखते हैं इसके आंसर क्या होगा। बी बिल्कुल सही, 1, 2, 4 ही है। अगला देखते हैं, तारा पोतर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तारा पोतर समिति संबंधित है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोगों को 80 प्रश्न करने हैं 30 मिनट में, नहीं तो कम से कम 70 तो हो ही जाए। ये इसको कब बनाया गया था देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 मार्च 2006 को पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए प्रवाहित विनिमय दर लागू करने के संबंध में रोड मैप तैयार करने हेतु आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर MSS तारापुर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति का गठन का उद्देश्य भारत में डॉलरीकरण के क्रियान्वयन का परीक्षण और इसके लागू करने के समय के निर्धारण कर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना था। तारापुर समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2006 में भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी। इस रिपोर्ट में पूंजी खाते में उदारीकरण को अगले 5 वर्षों में 3 चरणों में लागू करने की प्रमुख सिफारिश की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में आरबीआई द्वारा इस संदर्भ में तारापुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इस समिति का गठन कब किया गया था? 1997 में। भारतीय रुपयों में पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति द्वारा किया गया था? अभी देखा था तारापुर समिति। कब गठन हुआ इसका गठन हुआ था 1997 में। मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना।
मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष सापेक्ष मूल्य में कमी से है। भारतीय रुपये का अब तक 3 वर्षों में 4 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहला तो 1949 में था, फिर 1966 में था और 1991 में 2 बार किया गया था। इस वर्ष 1990 में भारतीय रुपये को 2 बार में अवमूल्यन किया गया था। पहला किया गया था 1 जुलाई 1991, दूसरा किया गया था 3 जुलाई 1991। अगला प्रश्न देखते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है अपनी अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था, पहली बार 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया गया था? तो ये किया गया था 18%। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ? ये अभी देखा था 1991 से 1992। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। बिल्कुल एक सही है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है? नहीं। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, जरूरी भी नहीं है। ये सही है, केवल एक सही है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ा। अवमूल्यन को 2 निहितार्थ है। अवमूल्यन के 2 निहितार्थ है। पहला, अवमूल्यन देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम खर्चीला बनाता है और विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है। दूसरा क्या है? अवमूल्यन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विदेशी उत्पादकों को अपेक्षाकृत अधिक महंगा बनाता है। इस प्रकार आयात को हतोत्साहित करता है। आयात को हतोत्साहित करता है और निर्यात को प्रोत्साहित करता है। यह देश को निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने में मदद कर सकता है, इसलिए व्यापार संतुलन में सुधार लाने में मदद कर सकता है। तथापि ये कहना कि अवमूल्यन अनिवार्य रूप से व्यापार संतुलन में सुधार लाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि अनिवार्य आयात तथा कच्चा तेल महंगे हो सकते हैं। बिल्कुल, कभी-कभी जैसे वर्तमान में तेल महंगा हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है? बिल्कुल देता है निर्यात को बढ़ावा। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पाद का मूल्य गिर जाता है। दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। इसलिए 1 और 2 दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ये सही होगा। देख लेते हैं, यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है? हाँ, इसीलिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी बाजार में घरेलू वस्तु सस्ती हो जाती है? बिल्कुल इसीलिए तो किया जाता है, इसलिए ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, इसका परिणाम है देशों में निर्यात को बढ़ावा और आयात को घटाना। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव है कि आयात महंगा हो जाए और निर्यात सस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, इसलिए लेता है कि व्यापार शेष को ठीक किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहे तो इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अवमूल्यन का किसी देश में मुद्रा के बाह्य मूल्यों को कम कर देना है। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है, तब उस देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए नीति अपनाई जाती है। इससे आयात महंगे होते हैं तथा उनमें कमी आती है, जबकि देश में उत्पादन वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती है और इससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यापार शेष की स्थिति में सुधार आता है। अगर विदेशों में हमारे सामान सस्ता हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे ज्यादा, अगर महंगा रहेगा तो लोग कम खरीदते हैं, इसीलिए अवमूल्यन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? इसका प्रभाव नहीं, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है? ऐसा कुछ नहीं, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी इसमें निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है,
इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अधिकृत होती है, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवमूल्यन होता है। तो ये तीनों होता है लेकिन ये नहीं होता है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति नहीं होती, क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 के पश्चात भारत में निर्यातकों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया है। वैसे दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है, इसलिए ये सही होना चाहिए आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसकी व्याख्या तहत पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसके अनुपलब्ध से संबंधित है? ये संबंधित है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। 1990 के दशक के 1990 के दशक के उत्तरार्ध में आए आर्थिक संकट ने इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को सर्वाधिक गंभीरता से दुष्प्रभावित किया। इस संकट का कारण था समान तौर पर वित्तीय संसाधनों और वित्तीय क्षेत्रों का कुप्रबंधन नहीं। पश्चिमी अर्थव्यवस्था में जिसने पहले इन निर्यातकर्ताओं देश को निर्यात बाजार प्रदान किया था, आय मंदी और सुस्ती का दौर था। देखते हैं, इसका ऑप्शन भी सही होगा। पश्चिमी मुद्राओं की तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक अधिक मूल्य होना था। एक भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं सही से। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में दक्षिण पूर्वी एशिया देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया में आए आर्थिक संकट का मूल कारण पश्चिमी मुद्राओं की तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक अधिक मूल्यन होना था। अतः इस मौद्रिक कुप्रबंधन और मुद्राओं के मूल्यों में सट्टेबाजी ने इस आर्थिक संकट को खड़ा कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। विगत महीनों में दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में मुद्राओं के मूल्य में भारी गिरावट से भारत में निर्यातों पर क्या असर पड़ा? तो ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी नीति या कौन सरकार भारत को सबसे अधिक संभावनाओं के साथ कुछ उन्मुक्त प्रदान कर सकता है? तो ये कर सकता है अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना और कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और पूंजी खाते में पूर्ण प्रबंधन को बनाए रखना, अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। ये पहला तो सही होगा। और देखते हैं आंसर, एक बार देख लेते हैं। ए बिल्कुल पहला सही होगा। और पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय को बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि हो सकता है दोबारा भी आ सके। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना भारत में कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा हुआ जोखिम होगा। मुद्रा परिवर्तनीय उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें एक मुद्रा किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो सकती है अथवा प्रचलित विनिमय दर पर बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के परिवर्तित हो सकती है। भारत में वर्तमान में चालू खाते पर रुपए के पूर्ण परिवर्तन लागू है, जबकि पूंजी खाते पर अनुमति अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान है? भारत में आईटी सेक्टर की विदेशी मुद्रा अर्जन का, बिल्कुल ये हो सकता है। दूसरा है सरकारी व्यय को बढ़ाना, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजा गया धन, ये भी हो सकता है। लेकिन सरकार द्वारा व्यय को बढ़ाना ये नहीं हो सकता है। 1 और 3 सही होगा। आप चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो ये नहीं है। एक प्रसारीकरण
प्रसारशील मौद्रिक नीति का अनुसरण, बाकी सभी गैर जरूरती वस्तुओं को आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करना हेतु प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो ये सक्षम नहीं है निर्यात पर अधिक कर लगाना। निर्यात पर अधिक कर लगाना ये नहीं बताइए, बाकी आयातों पर अधिक कर लगाना भी है, रुपये का मूल्यन भी है, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिया जा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन बिल्कुल लिया जा सकता है। देखते हैं उपरोक्त में से कौन सी क्रिया चालू घाटे को घटाने के लिए सहायक साबित हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 3। पहला है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन बिल्कुल। तीसरा है उन उपयुक्त नीतियों का लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई तथा आय तथा आईएफआईआई से अधिक निधि आए। इसका चाहे व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि व्याख्या से प्रश्न आ सकता है। चालू खाते को घाटा वस्तुएं तथा सेवाओं एवं एक पक्षीय हस्तांतरण आदर्श मदों के विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होने के कारण होता है। प्रश्नगत कार्यवाहियों में प्रथम अर्थात घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने आयात कम करने, क्योंकि इससे स्वदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं सस्ती तथा विदेशी वस्तुएं एवं सेवाएं महंगी हो जाती हैं और इस प्रकार चालू घाटे को कम करने में सहायक हो सकता है। द्वितीय अर्थात निर्यात को मिलने वाले आर्थिक सहायता को कटौती निर्यातों को प्रोत्साहित करेगी एवं उनका मूल्य बढ़ाएगी, जो कि अपेक्षित नहीं है। तृतीय कार्यवाही अर्थात देशों में एफडीआई और एफआईआई से अधिक निधि आना यद्यपि पूंजी खाते का घटक है, तथापि यह प्रकारांतर से चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गत दशक में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक भारत में सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है? सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में वर्तमान में भी सेवा क्षेत्र है। पहले सेवा क्षेत्र, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग, फिर दूरसंचार, फिर ऑटो मोबाइल सेक्टर। अगला देखते हैं प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? अभी देखा था सेवा क्षेत्र में। अगले यही प्रश्न जल्दी देखते हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2007-08 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे अधिक प्रवाह किस क्षेत्र में था? अब सेवा क्षेत्र में। अभी भी यही है। पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया? तो ये था सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1997-2000 का बृहत भाग गया है सेवा क्षेत्र को में। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली है, ये भी सेवा क्षेत्र में ही होगा। देखते हैं इसमें क्रम से लगाना है। तो सबसे जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंकिंग क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 1, 2, 3 होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हुए हैं वह निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज्यादा पर्यटन, परिधान,
चिकित्सा संरक्षण, चमड़े का सामान उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, ये 2008 मेंस में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर, इसको नहीं करते क्योंकि ये 2022 का प्रश्न है, करंट से पूछा गया इसलिए इसको नहीं करते हैं। 2025 में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा। प्रमुख राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस प्रकार है। सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ आता है? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर दिल्ली, फिर तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, ये याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी 2018 का है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये भी 2005 का है, इसका भी छोड़ देते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं। वर्ष 2005-06 में भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह निम्नलिखित में से किस स्रोत से हुआ? इसमें 2005 में क्या था? बी, पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश। अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्नकाल में उत्तर भी सही था, लेकिन आरबीआई द्वारा 27 जून 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा रक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत सबसे ज्यादा चालू खाता शेष, पूंजी लेखा, फिर विदेशी निवेश, फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? सबसे ज्यादा हो सकता है अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, दोनों उपरोक्त में से दोनों ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवसन की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, इसे कहते हैं हॉट मुद्रा या गरम मुद्रा, हॉट मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। इसमें सही क्या है बताना है। यूएसए फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जाती है, बिल्कुल ले जाती है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का मूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। ए, केवल 1 और 2 सही होगा, 3 गलत होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या चाहे तो पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी व्याख्या है। सख्त मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि से है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है। यदि यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक दरों को वृद्धि करता है तो अमेरिका स्थित विदेशी संस्थागत निवेश भारत जैसे अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकालकर यूएसए जैसे सेफ हेवन में निवेश करेंगे, क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि में यूएसए में बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होगी और डॉलर मजबूत होगा। इस प्रकार यूएसए फेड रेट में वृद्धि में से भारतीय बाजार से पूंजी पलायन होगा। कथन 1 सही है। दूसरा कथन, पूंजी पलायन के अचानक बढ़ने से भारतीय उभरती अर्थव्यवस्था की मुद्रा में जैसे रुपए पर मूल्यह्रास का दबाव बढ़ेगा, अतः विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत बढ़ेगी, क्योंकि ऋणों को डॉलर में चुकाने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। घरेलू मुद्रा में अवमूल्यन से ईसीबी से संबंधित मुद्रा जोखिम बढ़ता जाता है, क्योंकि ईसीबी माध्यम से उधार लेने वाले कंपनियों को डॉलर्स में उधार चुकाने के लिए अब अधिक रुपए देने होंगे, इसलिए आर गलत है। अगला प्रश्न है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है तो ये लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो ये है, यह प्रमुख ऋण सर्जन न करने वाली पूंजी प्रवाह है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? यह प्रमुखतः ऋण सर्जित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत में विदेशी व्यापार की सहायक कंपनियां, भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण और विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां। 1, 2, 3 होगा, इसलिए 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। पोर्टफोलियो निवेश नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं रोक के। देखिए, मैं इसलिए भी व्याख्या नहीं पढ़ रही हूँ, एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रही। साथ में अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बाकी तो ये क्वेश्चन में ही ज़्यादातर व्याख्या तो मिल जाती हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। उपरोक्त में से किसे किन विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों में सम्मिलित किया जा सकता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति बॉन्ड, बिल्कुल इसकी किया जाता है। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ये भी है। और वैश्विक डिपॉजिटरी प्राप्तियां और अनिवासी विदेशी जमा। 1, 2, 3 तो होना ही चाहिए, ए सही होना चाहिए। चौथा देखते हैं, ए ही होगा, चौथा नहीं होगा। इसमें अनिवासी जमाएं नहीं होंगी। आप चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 योजनाएं बनाई थी, जो FCNR-A और FCNR-B इसके जगह पर ये लाई गई थी, कहलाती है। इन दोनों योजनाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है? योजना ए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर के उतार चढ़ाव को भुगताता है। योजना बी के अधीन विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आय अंतर को अन्य बैंक पूरा करते हैं। अब दोनों योजना वापस ले ली गई है। नहीं, योजना ए वापस ली गई है, केवल योजना ए वापस ली गई है। बिल्कुल केवल ए ही योजना वापस ली गई है। 1 सही है, 2 भी सही है और 3 1 भी सही, 2, 1 और 4 सही है। अब दोनों योजना वापस ली गई, ये सही नहीं है, इसलिए 1, 2, 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वर्ष 1975 से अस्तित्व में रहे FCNR-A को समाप्त कर इसकी जगह पर 15 मई 1993 से FCNR प्रारंभ किया गया। इसका अर्थ है, इसका पूर्ण रूप है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट लोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासशील देशों के विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में मुंह से पढ़ते सही है, निकल गलत, ध्यान नहीं दिया। 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए इस प्रकार का अंतर्प्रवाह मेजबान देश के लिए अच्छा है। ये अच्छा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI तथा संस्थागत विदेशी निवेश FII दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? FII बेहतर प्रबंधन कुशलता प्रौद्योगिकी अंतरण नहीं, ये FDI करता है। FDI केवल वित्तीय बाजार में प्रचालित होता है, नहीं, ये FII होता है। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता चढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है। FDI की तुलना में FII अधिक स्थायी माना जाता है। FDI देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI
का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि हो सकता है इसकी व्याख्या से प्रश्न आ जाए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई संस्थागत विदेशी निवेश की तुलना में अस्थायी प्रवृत्ति का होता है तथा यह अपने साथ बेहतर प्रबंधन कुशलताओं एवं प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक होता है, जबकि एफआईआई केवल पूंजी लेकर आता है। एफआईआई द्वितीय बाजार में ही प्रमुख रूप से चालित होता है। इस प्रकार के विकल्प ए, सी, डी सही नहीं है। एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, भले ही यह अल्पावधि एवं उत्प्लावक प्रवृत्ति का हो। अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही एफडीआई क्षेत्र विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? नहीं है, सी नहीं है। विदेशों में फार्मा कंपनियों द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। अगला प्रश्न देखते हैं। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से संबंधित है? ये संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेश से। अगला प्रश्न देखते हैं। आप यहाँ इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। सहभागिता नोट घरेलू पूंजी बाजार में व्यापार हेतु ऐसे विदेशी कोषों द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र है जो देश में पंजीकृत नहीं है। सहभागिता नोट देश में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा विदेशी स्थित अपने उन ग्राहकों को जारी किया जाता है जो भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश करने हेतु उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? उनके लिए सहभागिता पत्र जारी किया जाता है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।